राह कठिन है पर तू उम्मीद न छोड़। हर मुश्किल को तू अपना हथियार बना ले। हौसला हो तो पहाड़ भी पिघलते हैं। जीत तेरी है, बस अब खुद पर यकीन कर ले। नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज इंडिया के हमारे आज के एपिसोड में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस खास प्रोग्राम में हमारे बीच मेहमान भी बहुत खास हैं। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है और समाज सुधार के लिए इन्होंने महिलाओं के लिए ढेर सारे काम किए हैं। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के अधिकार, उनकी समानता और समाज में उनकी स्थिति कैसे बेहतर हो, इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन झोंक दिया। इनका संघर्ष कुछ कम नहीं रहा। ऐसा हो गया है कि सारी महिलाओं के लिए ये एक इंस्पिरेशन बन गई है। मुश्किलें चाहे लाख कितनी भी आए रास्ते में, लेकिन अगर आप में आत्मविश्वास है, उम्मीद जिंदा है, तो आप हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं। और यही एग्जाम्पल है जो हमारे बीच आज खास मेहमान मौजूद हैं। स्वागत कीजिए सीमा अठावले जी का। सीमा जी, आवाज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि माइक्रोबायोलॉजी और समाज सुधारक, राजनीति, ये दोनों मतलब एक अलग अलग फील्ड में होना, और कैसे मतलब सीधे इस माइक्रोबायोलॉजी सीधे आप एक समाज सुधारक राजनीति में आपने प्रवेश किया? मैंने तो एजुकेशन साइंस में लिया था और मेरा सब स्टडी मेरे नाना नानी के यहाँ सांगली में हुआ था। फिर मैंने 2 साल जॉब किया और उसके बाद में हमारे घर के पहचान से इनका आठवले साहब का पहचान हुआ था, तो उन्होंने फिर उनके साथ बात करके हमारा अरेंज मैरिज हुआ है। मेरे जो पति है रामदास आठवले जी, जो आज देश के नेता है और मंत्री, केंद्रीय मंत्री है, वो महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री थे। तो हमारा जब भी एक 1992 16 में को अरेंज मैरिज हुआ और तभी से फिर मैं थोड़ा थोड़ा राजनीति जानने लगी और आज 35 ईयर्स हो गए हमें शादी के लिए, शादी में। तो तभी थोड़ा थोड़ा जानती थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा महिलाओं में इन्वॉल्व होकर महिलाओं के लिए हमारा जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो आठवले साहब महिलाओं के एक हमारा अलग महिला मंडल अलग से है, एक महिला मोर्चा अलग से है। तो उनका काम अच्छी तरीके से हमारा पार्टी संभाल रही है। उनकी अध्यक्षा मंजू छिब्बर जी है, महिलाओं की ऑल इंडिया की। और मुझे एक पार्टी में मार्गदर्शिका करके एक पद पर नियुक्त किया गया है और हम अच्छी तरह से महिलाओं के लिए काम करते हैं। आठवले साहब वैसे भी महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, काम करते हैं। तो उनके पीछे खड़े होकर जहाँ भी अन्याय अत्याचार होता है, जहाँ भी महिलाओं के लिए प्रश्न आता है और जहाँ भी महिलाओं को अन्याय विरुद्ध जो जहाँ पर महिला की ज़रूरत होती है, जहाँ अभी आप देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति ऐसी हो गई कि वहाँ सामाजिक और आर्थिक स्थिति में उनकी इतनी परिस्थिति पीछे है। जो पिछड़ी जाति की महिला है वो पीछे है अभी तक, और छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जब भी हमें ऐसा समझता है कि तभी आठवले साहब वहाँ पर जाते हैं, वो नहीं जहाँ पर पहुँच पाते वहाँ मैं पहुँच जाती हूँ, हमारे महिला मंडल पहुँच जाता है और न्याय देने का हम प्रयास करते हैं। ऐसे ही तरीके से थोड़ा थोड़ा सीख कर मैं यहाँ तक अभी पहुँची हूँ और थोड़ा थोड़ा सामाजिक महिलाओं का आगे लाने में उनके पीछे खड़ी हूँ, साहब के पीछे खड़ी हूँ, आठवले साहब के पीछे खड़ी हूँ और महिलाओं को न्याय देने का प्रयास करती हूँ। देयर इज अ सेइंग की कहावत है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बट आपके केस में मुझे ये उल्टा लगता है कि आपकी सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं रामदास जी का बहुत बड़ा हाथ है, आपके हस्बैंड का। उनका तो हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे महिलाओं का जो उनका पार्टी में अलग से महिला मंडल काम करता है, जो महिलाओं मोर्चा काम करता है, तो उनसे मिलवाया। फिर उनके थ्रू मैं महिलाओं तक पहुंची और जहाँ भी महिलाओं का बड़ा बड़ा प्रोग्राम रहते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रोग्राम रहते हैं, वहाँ पर उन्होंने मुझे भेजा और आज भी मेरे पीछे आठवले साहब है, उनके पीछे मैं खड़ी हूँ। और हम सब जहाँ पर जो जो कि झोपड़ियों में महिला रहती है, जो पिछड़े वर्ग की महिला रहती है,
जिनको न्याय नहीं अभी तक मिला है, अभी जहाँ पर उनको अन्याय हो जाता है, जो पहुँच नहीं पाती है, जहाँ पर पुलिस केस हो जाता है और पुलिस केस नहीं लेती है, और जब महिला हमें कांटेक्ट करती है कि यहाँ पर आपको कॉल करना है, तभी हम दोनों भी उनके लिए काम करते हैं। जब आटोले साहब उनके उनके पास वो जो महिला नहीं पहुँच पाती है, तो महिला वर्ग मेरे पास आता है, तो जितना कोशिश हो सकती है उतना मैं करती हूँ। कोई स्पेसिफिक नंबर है महिलाओं की हेल्प के लिए? अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग नंबर्स है कि अगर ये समस्या है तो महिला कॉल कर नहीं सकती नहीं, है? अभी तो शासन की तरफ से 181 नंबर जो महिलाओं के लिए उन्होंने निकाला है, जो आवाज़ उठाने का, जो वहाँ पर कॉल करेंगे तो पुलिस तुरंत पहुँच जाती है। और सखी वन स्टॉप सेंटर निकला है, महिला आयोग भी है। लेकिन हमारी पार्टी अलग तरीके से काम करती है, लेकिन गवर्न जो सरकार बनी है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, उनकी तरफ से अलग से एक स्पेसिफिक नंबर दिया है गवर्नमेंट ने। ओके। 181 हेल्पलाइन नंबर है। करेक्ट। वहाँ वहाँ अगर आप कोई भी महिलाओं के ऊपर शारीरिक अत्याचार होता है, मानसिक अत्याचार होता है, वहाँ पर हेल्पलाइन पर मदद मांगेंगी तो तुरंत आ जाती है। तो महिलाएं 181 याद रखिएगा, आप जो है इस नंबर पे कॉल करके हेल्प ले सकती हैं। मैम, आपने अभी बोला कि आपके काम जो महिलाओं के प्रति आप काम करते हो, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और कब हुई और अभी तक का सफ़र कैसा रहा? उसकी शुरुआत तो मैं जब शादी करके आई थी, तो हम जब मिनिस्टर थे, मेरे जो आटोले साहब हैं, हस्बैंड जो है, तो हम लोग मलबार हिल में रहते थे। तो इतना, जब भी मेरा थोड़ा सा एजुकेशन पूरा करके मैं नई नई एकदम मंत्री की वाइफ बनी थी, तो इतना मुझे ये माहौल पता नहीं था कि ये सामाजिक काम कैसे करते हैं, राजकीय राजकारण में हाँ। कैसा होता है। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा मैं सीख गई, महिलाओं से मिली, और फिर 1995 में अपना गवर्नमेंट चेंज हो गया, शिवसेना का गवर्नमेंट आ गया। फिर हमें थोड़ा रहने में दिक्कत हो गई, क्योंकि अटोले साहब ने कुछ मनाया, कुछ रहने का बंदोबस्त नहीं किया था। तो हम लोग चारकोप में एकदम मलबार हिल से कांदिवली चारकोप में रहने के लिए गए। तभी थोड़ा सा हमारा थोड़ा महिलाओं के साथ कनेक्शन थोड़ा टूटा। फिर बाद में हम लोग 2010 में हम लोग बांद्रा बांद्रा में रहने के लिए आए, जहाँ पर कलानगर में बाला साहब ठाकरे का बंगला है, वहाँ पर ही हम लोग रहते हैं। तभी महिलाओं के साथ में मेरा वापस कांटेक्ट हो गया, अच्छी तरीके से कांटेक्ट हो गया, और तभी से मैंने महिलाओं के लिए ज़्यादा काम करना चालू किया। महिला आघाड़ी तभी से पहले से काम करती थी, लेकिन उसमें हमने मुंबई महिला आघाड़ी बनाई, ऑल इंडिया महिला आघाड़ी बनाई, महाराष्ट्र की महिला आघाड़ी बनाई, अच्छी तरीके से साहब को हमने उसका हमने जो सावित्रीबाई फुले जयंती रहती है, उनका जन्म दिवस रहता है 3 जनवरी को। तो अभी 5, 6, 7, 8 साल हो गए जब से मैंने उसमें इन्वॉल्वमेंट किया है। तब हम रविंद्र नाट्य मंदिर जो दादर का एरिया है, स्पेसिफिक हाई प्रोफाइल एरिया है, उसमें हमने वो उनका जन्म दिवस मनाने का महोत्सव हमने बड़ी पैमाने पर किया। महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश की। उसमें खास बात यही रखी कि जो महिला समाज में अच्छी तरीके से काम करती है, जो अलग तरीके से काम करती है, जो लड़कियां अच्छी अच्छी तरह, उनको हमने एक छोटा सा अवार्ड फंक्शन रखा, क्योंकि उनको एक प्रेरणा मिलनी चाहिए। और देश भर में ऐसे महिलाओं का हमने एक लिस्ट बनाया, और हर एक साल में हमने उनको अवार्ड देने का प्रयास किया। जैसे कि जो महिला जो पैंथर में जो सांप के साथ में काम करते थे, उनकी जो माता है उनका सत्कार किया। जो सामाजिक काम करने के लिए जो आगे बढ़ी है महिला, जो व्यावसायिक जो इसमें आई है, बिजनेस में आई है, उनका सत्कार किया। जो पिछली ये है वर्क की लड़की है, उसने IAS ऑफिसर बनी है, उनका सत्कार किया। ऐसे हमने बहुत सारे ऐसे महिला दिन का हमने अच्छी तरह से जो 8 मार्च को होने वाला है, अभी भी ये साल में हम लोग करने वाले हैं। तो ऐसे करके हमने अच्छी तरीके से साहब को, हमारा महिला मंडल कितना सुधार ला है उसमें।
और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर काम नहीं होता था वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा महिला मंडल ने हमारा काम चालू किया। और आज हमारा देश भर में महिला मंडल काम करता है। जहाँ पे अन्य अत्याचार होता है वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी पहले पहुँच जाती है। ऐसे मैं आज गर्व के साथ कहती हूँ। तो इस 8 मार्च को आप क्या विशेष कार्यक्रम आयोजन करने वाले हो? 8 मार्च को तो मुझे बाहर से 2-3 इनविटेशन आए हैं वहाँ पर। 8 मार्च तो साहब का उस दिन रामदास आठवले साहब जो मंत्री है उनको टाइम नहीं दिया है उन्होंने, लेकिन एक डेट फिक्स करके हम 3 माताओं को, जैसा माता सावित्रीबाई, माता रमाई, माता जिजाई, उनका भी जन्म महोत्सव और महिला दिन ऐसे इकट्ठा अच्छी तरह से हम लोग एक डेट लेकर मार्च मंथ में नहीं तो अप्रैल मंथ में एक बड़ा फंक्शन लेने वाले हैं। ओके। ऐसे कोई अधिकार है जो आपको लगता है कि ये अधिकारों से जो है महिलाएं अवगत नहीं है और उनको पता होना चाहिए कि ये अधिकार हमने पिछले कुछ सालों में लाए हैं, समानता के लिए हो या उनके राइट्स के लिए हो, जो बेसिक 1 या 2-3 जो हर महिला को पता होनी चाहिए ताकि उनके काम आए? अभी ऐसा है कि बहुत सारे सामाजिक जो उपक्रम है जो मंत्रालय चलाती है वो गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाती है। और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मंत्री है, देश के मंत्री है, उनकी फैमिली उनके बाद में उनका जो क्षेत्र है वो संभाल लेती है, उनके कार्यकर्ता संभाल लेते हैं। लेकिन जितना पहुंच जाना चाहिए महिला उनके तरफ, जो कि अभी तो ये है, ये तो मैंने 181 हेल्पलाइन बताई है। फिर जो आर्थिक दृष्टया जो सक्षम होना चाहिए जितना महिलाओं को फाइनेंशियली, तो आर्थिक महाविकास मंडल जो है महिलाओं के लिए जो कर्ज देती है महिलाओं को और उनको खुद के पैर पर खड़े होने के लिए कर्जा देती है, तो वो महिलाओं को पता नहीं होता है, तो वो पता होना चाहिए। और छोटे छोटे उद्योग धंधा जो रहते हैं छोटे छोटे वो करके ही महिला आगे बढ़ सकती है। लेकिन हमारा मंत्रालय भी उसके लिए अच्छी तरह से काम करता है, वो भी ज़्यादा पहुंच नहीं पाता। वो जरा मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वो पहुंच जाना चाहिए। जब आठवले साहब मंत्री थे तब हमने बहुत सारी कोशिश की थी। जो छोटे छोटे काम, महात्मा फुले महामंडल है वो 5-5 लाख का जो कर्जा देते हैं, जो लोगों को कर्जा देते हैं वो भी महिलाओं के काम आना चाहिए। जो जितना पहुंच पाना चाहिए उतना पहुंच नहीं पाता है। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि कार्यकर्ता अच्छी तरह से काम करेंगे और महिला ज़्यादा से ज़्यादा उनका फायदा लेगी, तो निश्चित रूप पर सामाजिक और आर्थिक न्याय उनको मिल जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। तो अमूमन मुझे लगता है 10 साल से ऊपर आपने इतना मतलब टाइम समय दिया है इस महिला के उसके लिए। कितने अंडर आपके लोग हैं जो काम करते हैं? आपकी जो एक मंडली है उसमें पहले में और अब में कितना फर्क आ गया? अपने पहले वाली सीमा और आज की सीमा जी में कितना फर्क है कि शुरुआत? पहली वाली सीमा ऐसी थी कि वो जस्ट उन्होंने एजुकेशन पूरा किया था, 2 साल जॉब किया था और शादी हो गई थी। शादी होकर एकदम नॉर्मल जाते ही लड़के वैसे मेरे नहीं था। मैं एकदम मंत्री की वाइफ बनी थी, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर की वाइफ थी, तो कुछ पता नहीं था। लेकिन अभी आठवले साहब है वो देश के मंत्री है, तो वो मैच्योरिटी अभी बहुत सारी आ गई है। और जब वो दिनों में मैं इतना कांटेक्ट में नहीं रहती थी, जो सेक्रेटरी के साथ जितना कांटेक्ट होना चाहिए, बात करनी चाहिए, पता होना चाहिए, उतना नहीं होता था। अभी तो बिंदास मैं काम कर लेती हूँ। अभी जो भी महिलाओं के लिए अभी उस दिन में पुलिस स्टेशन में फ़ोन करना है, कुछ किसी का बात करना है, तो अभी तो उतना बहुत मैच्योरिटी आ गई है। अभी तो बिंदास मैं काम कर लेती हूँ। महिलाओं का जब जब आवाज़ उठाने का ये आता है और हमारा साहब कभी कभी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मोर्चा निकालते हैं, तो उसी में हमारी महिला ज़्यादा जुड़ी रहती है और बहुत फ़र्क आ गया है और अभी बिंदास होकर काम करते हैं। मैम, आपका और सर का अरेंज इंटरकास्ट मैरिज हुआ था, तो आप लोग कैसे एक साथ आए? क्या है इस
इसके हाँ, पीछे? मेरे मम्मी पापा ने इंटर कास्ट मैरिज किया है। मेरे डैडी जो है कायस्थ ब्राह्मण है और मेरी मम्मी बुद्धिस्ट है। और मेरा जो एजुकेशन हुआ वो मेरे नाना नानी के पास में हुआ है। और मेरे डैडी के साथ भी मेरे बुआ के साथ भी मेरा संपर्क रहा है। तो मेरे ऊपर बौद्धिस्ट धर्म का और हिंदू धर्म का दोनों का भी ऐसा हम्म। संस्कार हुए हैं। तो दोनों का भी पता चला। और जब मैं शादी होकर आई तो अरेंज मैरिज हुआ। जो मेरे नाना थे उनके पहचान से अरेंज मैरिज हुआ। तो एकदम से बुद्धिस्ट धर्म में मेरा कन्वर्ट करके कन्वर्ट। शादी हुआ। लेकिन दोनों भी एक्सेप्ट मैंने किया और थोड़ा थोड़ा सीख लिया। और बाद में पता चला कि आटोले साहब भी जाति धर्म के खिलाफ है और वो समानता लाते हैं। तो इतना हमारे घर में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ घर में आने के बाद में। और अभी अच्छी तरह से हमारी मैरिज मैरिज लाइफ चल रही है। तो आप दोनों ने ये तो इंटरकास्ट मैरिज होना और मतलब कहीं ना कहीं उन सबके लिए एक प्रेरणा है जो सोचते हैं, कहीं ना कहीं डर है। मुझे लगता है कि आप लोग ये एक साथ आना और ये जो जातिवाद है कहीं ना कहीं उसको खत्म करने की जो एक मुहिम इनडायरेक्टली आपकी शादी से उठी है और वो वाकई एक इंस्पिरेशन है। हाँ, शादी से तो उठी है लेकिन एक 10-12 साल पहले जब आटोले साहब कुछ भी नहीं थे, जब कुछ गवर्नमेंट में भी नहीं थे, आम इंसान थे, तभी उन्होंने जाति तोड़ो समाज जोड़ो एक भारतवर्ष में पूरा यात्रा निकाला था, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक। और थोड़े थोड़े जहाँ पूरा बाय रोड वो गए थे। तभी भी मेरा बेटा तब 4-5 साल का था। मैं और मेरा बेटा उनके साथ में बहुत जगह पर हम लोग उनके साथ में रहे। 8-8 10-10 लोगों के सामने भी हमने भाषण किया है। और उनका याद इसी तरह याद रहता है कि उनके शूज़ में दिन दिन भर से शूज़ वो चेंज ही उन्होंने नहीं किए। सुबह 7 बजे पहनकर रात को 10-11 बजे तक। तो उनके दोनों पैर में छाले आ गए। और छाले आने के बाद भी उन्होंने यात्रा बंद नहीं की। उन्होंने डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया और लास्ट में उन्होंने इंदौर में महू जो बाबा साहब का जन्म गांव है उधर उन्होंने उनका समाप्ति किया। और बड़ा उन्होंने उधर फंक्शन किया। लेकिन हम उनके साथ में रहे लेकिन उन्होंने अपना कारवा जो है साथ में वो लेते चले। और 8-8 10-10 कार्यकर्ताओं के साथ वो जुड़े रहे। आज हमारी देश भर में पूरा पार्टी चल रही है। आज हमारे अंडमान निकोबार में पार्टी है, लक्षद्वीप में पार्टी है, हमारे नागालैंड में 2 एमएलए चुनकर आए हैं, मणिपुर में हमारे पार्टी को राज्य की मान्यता मिली है, 4 राज्यों में हमारा चुनाव चिन्ह की मान्यता मिली है। इतना फैलाव रिपब्लिकन पार्टी ने आटोले साहब ने वो बढ़ाया है, पार्टी को बढ़ाया है। तो गर्व होता है कि जाति जोड़ो समाज जोड़ो का जो इम्पैक्ट उन्होंने जो निकाला था, पूरा यात्रा निकाली थी, उसका असर लोगों के ऊपर हुआ और हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़ गए। तो आपकी शादी मतलब एक होता ना कि अरेंज मैरिज है, तो मतलब इंटर कास्ट, क्योंकि पेरेंट्स तो हमेशा चाहते हैं कि सेम कास्ट में हो, और जब आपको सुनने में आया कि अरे इंटर कास्ट है, मैं वहाँ एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं, हमारे चीज़ें अलग हैं, सामने वाले की अलग है, तो मतलब पेरेंट्स ने खुद ने इंटर कास्ट के लिए ये रिश्ता लाया कैसे? मेरे पेरेंट्स को तो पता नहीं था। मेरे जो पिताजी थे वो डॉक्टर थे और वो जो गांव में वो उनकी प्रैक्टिस करते थे। मेरी मम्मी भी हाउसवाइफ है। मैं ये जो शादी के अरेंज मैरिज जो हुआ है वो मेरे नाना जी की वजह से, नाना नानी की जी वजह से हुआ है। ओके। जो शांताबाई कांबळे है जो समाज सुधारक है और एक अच्छी लेखिका है। तो वो हमारे साहब के पहचान से उनका पहचान थी। उनको अपनी माँ मानते थे। तो उनकी पहचान से हमारा अरेंज मैरिज हुआ। लेकिन जब मेरे पास प्रस्ताव आया तब 6 मंथ पहले आया था। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मेरे नाना नानी को किए थे, क्योंकि उस जमाने में ज़्यादा मंत्री होता है तो बुरी संगत में होता है, ऐसा कुछ ऐसा प्रभाव था मेरे ऊपर। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो सब क्वेश्चन का आंसर मेरे नाना जी ने मुझे दिया। और फिर कुछ मैं मेरा एज भी मैं मैच्योर थी। तो मैंने खुशी से वो शादी का स्वीकार किया। और मुझे पता था कि मैं अलग धर्म के जाने वाली हूँ कास्ट शादी करके।
लेकिन शादी करने के बाद में कुछ ऐसा व्यवहार साहब का कुछ बदला नहीं। और उनकी फैमिली भी अच्छी है, बहुत बड़ी फैमिली है। आटोले साहब को 7 चाचा है और सब बॉम्बे में ही रहते हैं, तो उनके साथ भी व्यवहार मेरा अच्छा रहता है, वो भी अच्छे से मेरे साथ में रहते हैं। अभी आपने फैमिली को मेंशन किया, तो इस पूरे परिवार को आप किस तरह से संभालते हो? परिवार जब मेरी शादी होकर आई थी तब सब छोटे छोटे भाई बहन थे। अभी तो सब बड़े हो गए, उनकी सबकी शादी हो गई, सबको बच्चे हो गए, बच्चों को बच्चे हो गए। लेकिन जब हमारा फैमिली जो फंक्शन रहता है, 14 अप्रैल रहते हैं, गौतम बुद्ध की जयंती रहती है, तब हम इकट्ठा हो जाते हैं। मेरे बेटे का अभी जन्मदिन आता है तो सब हम इकट्ठा होते हैं। किसी की शादी होती है तो हम सब आठोले परिवार इकट्ठा होता है। 100-150 लोगों की फैमिली है हमारी, और सब भाई बहन एक साथ में इकट्ठा आते हैं, तभी उनको आटोले साहब मिलते हैं। नहीं तो उनको मिलना मुश्किल है उनको, क्योंकि इनका काम इतना ज़्यादा होता है, मुझे ही मिलते नहीं हैं। क्योंकि महीने में 4-5 दिन ही, 5-6-7-8 दिन ही रहते होंगे। तो वो उनका मुंबई में ज़्यादा रहना नहीं होता है, दिल्ली में होता है, बाहर होता है। तो जब फंक्शन होता है तब परिवार एक साथ में आता है। तो इतनी मतलब महिलाओं के लिए जब हम काम करते हैं ना, कोई भी महिला जब एक आवाज उठाती है सभी महिलाओं के लिए, तो ये सफर अपने आप में ही आसान नहीं होता। मतलब बहुत सारे लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने बीइंग वुमन ये चीज देखी है कि जब जब आप महिलाओं के लिए कुछ करने जाती है तो 100 पुरुष प्रधान जो एक गुट है या समाज में जो ऐसे लोग हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि इस चीज को बंद किया जाए। अब जाके थोड़ी जागरूकता आ रही है और लोग जो है अवेयर हो रहे हैं कि महिलाओं का भी एक अलग से समाज में एक गुट है और आप इनसे पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि ये महिलाओं के लिए ही काम कर रही है, जो पिछले काफी सालों से नहीं रहा है, महिलाओं ने सहा है। और आज भी आप अगर देखेंगे कहीं कहीं किसी रूरल एरियाज में, गांव वाले एरियाज में, कहीं ना कहीं औरत आज भी अवेयर नहीं है, पिस रही है, या उसको शायद अवेयर नहीं है समान अधिकारों से। तो आपको नहीं लगता कि इतना कुछ आप कर रहे हैं, इतना सारे समान अधिकार और इतने सारे अलग अलग आप लोगों ने बनाए, उसकी अवेयरनेस थोड़ी बढ़नी चाहिए, लोगों तक ज्यादा पहुंचना चाहिए, क्योंकि मुझे इतना तो कुछ कर लगता रहे हैं। है कि ऐसा पहुंचना चाहिए, लेकिन अभी कैसा है कि आज आप देखते हैं कि हर एक के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया है। हम्म। और सोशल मीडिया के थ्रू अभी रूरल एरिया में जो आप बोल रहे हैं, वहाँ तक अगर किसी भी महिलाओं के ऊपर अन्याय जब होता है तो तुरंत सोशल मीडिया के ऊपर जाता है। राइट। और वो पुलिस तक और न्याय देने का प्रयास तुरंत हो जाता है। और उधर जो रूरल एरिया में भी लोग अभी जो है सोशल मीडिया के थ्रू अभी उनको समझ में आया है कि अभी जो अत्याचार करना है तो पहले अत्याचार करने से पहले वो 10 बार सोचते हैं। लेकिन फिर भी अत्याचार होता है, छोटी लड़कियों पर भी अत्याचार होता है। लोग इतने जितना सोचना चाहिए उतने अभी सुधरे नहीं हैं। पता नहीं है कि इतनी हैवानियत लोगों के ऊपर क्यों आ गई है। मैं जब अभी दुबई गई थी तो दुबई में बिंदास महिला ऐसे घूमती है, क्योंकि उनका रूल कानून है। कानून सख्त है। वो इतना सख्त है कि वो कोशिश भी नहीं करती महिलाओं को छेड़छाड़ करने की। लेकिन वो अपने कानून में थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि अभी बदलाव लाएंगे तुरंत, अगर उसी टाइम अगर एक लड़की के ऊपर रेप हो गया, उसको पकड़ा, वो आरोपी को पकड़ा तो उसको जेल हो जाती है, उसके बाद में उसका जमानत हो जाती है, वो छूट जाता है। वो नहीं होकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत उसको अगर ऐसी सजा दी जाए कि वो सोचे भी नहीं, जो दूसरा आदमी करने के लिए सोचे भी नहीं, ऐसा कुछ सख्त कानून लाया है। तो ऐसा इंडिया में अगर अपने देश में ऐसा नहीं हो जाए, नहीं हो सकेगा, ऐसा मुझे लगता है। वो कानून में सख्त करने की मुझे ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। और आने वाले टाइम में हमारे रिपब्लिकन पार्टी है, तो महिलाओं के तरफ से हम लोग आटोले साहब को हम लोग देने वाले हैं निवेदन कि और ज़्यादा सख्त करे। जैसे कि छोटी बच्चे ऊपर होता है, महिलाओं के ऊपर होता है, जाति धर्म के अभी व्यवस्था अभी तक चल रही है। या पानी के ऊपर लड़ाई होती है। दुकान में जाए, और हमारी तो शिरडी में तो अभी 7-8 साल पहले रिंगटोन बाबा साहब का बजा था। तो रिंगटोन बाबा साहब का गाना क्यों चलाया करके एक लड़के को उधर ही मराठा समाज के लोगों ने, सुवर्ण जाति के लोगों ने उधर ही उसको
एक लड़के को 19 साल के लड़के को मारा, अभी तक उसका भाई लड़ाई लड़ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हमारे भारतीय जो कानून है, जो लॉ है, उसमें बदलाव लाना तो एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सी चीज़ है। फिर वो एक चीज़ आ जाती है कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे लॉ थोड़ा सा वैसा है और हर देश का अपना एक उसके हिसाब से होते हैं। कहीं ना कहीं हम सभी, मतलब जितनी भी महिलाएं, आप कभी उनसे अगर पूछेंगी तो ये एक सवाल सबका है कि कानून में महिलाओं को लेके थोड़े से उस तरीके के कानून बनने चाहिए जहाँ पे जो बड़े बड़े केसेस है, जैसे किसी के साथ रेप हुआ, वहां पे आप उसको ऐसी सजा दे कि करने से पहले उसकी रूह कांपे, वो सोचे 10 बार, जो बाकी देशों में है। वो यहाँ होना तो मुश्किल है, लेकिन बीइंग अ महिला सशक्तिकरण का एक ग्रुप, उनसे शायद अगर हम उसके जरिए जो आप कर रही हैं ये काम, कि अगर वो एक खौफ भी पैदा हो जाए, एटलीस्ट एक स्टेट से शुरू हो कि नहीं ऐसा करेंगे तो ये जो एक महिला सशक्तिकरण का ग्रुप है ना, ये बैंड बजाएगा, तो भी मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है, जिसमें आप अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पर एक चीज आपको ऐसा लगता है कि जितने भी स्कूल्स हैं जिसमें बच्चियां जो हैं, उनमें ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए, या एक ऐसा सब्जेक्ट या एक ऐसी क्लास, एक ऐसा सेशन जहाँ पे उन्हें इसके बारे में पता हो कि ये जो अधिकार हैं, या मतलब जिस तरीके से जो समाज में ग्रुप काम कर रहा है महिलाओं के लिए, वो ज़रूरी होना चाहिए ताकि अवेयर हो। मुझे तो लगता है कि अभी कैसा है कि बहुत सारे स्कूल में भी चेंजेस, जो खुद की लड़ाई, वो सेफ्टी कैसा रखना चाहिए वो भी अभी सिखाते हैं। और लड़कियों को, मेरी खुद की मामी है, वो महिलाओं छोटे छोटे स्कूल में जाती है, जो 10वीं तक स्कूल रहते हैं, उसमें जो लड़कियां हैं उसको कैसा खुद का प्रोटेक्शन होना चाहिए, और महिलाओं का उनके लिए भी कौन से कानून है वो बताती है। लेकिन वो इतने पहुंच नहीं पाते, लेकिन जो उनका स्टडी है, जो उनका बुक है, उसमें अलग तरीके से सब्जेक्ट होना चाहिए, कि उसमें एक अलग से सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें महिलाओं के अधिकार और लड़कियों के अधिकार के लिए उनको स्टडी होना चाहिए, कि लड़कियों को पता होना चाहिए कि ये अगर मैं करूँगी तो ये मेरे लिए लॉ है। तो मुझे भी लगता है कि वो आना चाहिए, लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित रूप में कुछ ना कुछ बदल हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आप मानती है सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है मुझे लगता है पहुंचाने के लिए, रीच तक? क्योंकि चलो स्कूलों में तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन हम अपने लेवल पे ये कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए ये बता सकते हैं कि कहाँ कौन सा ग्रुप काम कर रहा है। जैसे बीइंग अ गर्ल, मैं भी अगर सोचूं कि हाँ, अगर मुझे कल को इधर से जाना है या कुछ ऐसा, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए किसी के भी साथ हो, तो मुझे ये नंबर पता हो, या ऐसा कुछ प्लान, मतलब एक औरत होने के नाते हम ऐसा सोचते हैं कि एक ऐसी कोई डायरी हो, कोई बुक हो जिसपे सारे नंबर्स विमेन सेफ्टी के लिए लिखे गए हों, या जैसे आपका ग्रुप है उसकी नॉलेज हो, क्योंकि बहुतों को तो जब तक हम मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तब पता चलता है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू ऑलरेडी पता हो, इतना वायरल हुआ उसमें, चाहे आप मतलब हजारों पेज बनाए, उसका अलग अलग प्रमोशन करें, पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सुन के ऐसा लगता है कि इतना कुछ हो रहा है, लेकिन आई थिंक हमें भी आधा पता होगा, आधी चीज़ें नहीं पता है कि अच्छा ये भी हो रहा है, ये ग्रुप भी काम कर रहा है। तो ये इसको सोशल मीडिया को अच्छे से यूज़ करके उसका पूरा इस्तेमाल होना ज़रूरी है, ताकि लड़कियों तक ये चीज़ पता चले। बाकी अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो मतलब आपने जो एक इतना बड़ा कदम उठाया है, चैलेंजेस तो बहुत आए होंगे, ऐसा कुछ आपको याद हो इंसिडेंट जो आपको लगा हो कि अब यहाँ पे कितना एक आत्मविश्वास डगमगाता है कि अब मुझे एक गिव अप करने वाली फीलिंग आती है कि बस, लेकिन फिर होता है कि नहीं यार, हार नहीं माननी है। ऐसा कोई इंसिडेंट जहाँ आपको लगा हो कि ये बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है? ऐसा तो अभी तक मेरे इसमें कुछ आया नहीं है, लेकिन निश्चित रूप में आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब आपके जो हस्बैंड रहे हैं रामदास अठालवी जी, उनका सपोर्ट था, इसलिए शायद आपने वो चैलेंजेस या ऐसा कुछ फेस नहीं किया? क्योंकि एक जब अकेली औरत लड़ने जाती है और उसके पीछे कोई ऐसा सपोर्ट में उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो, जब वो नहीं खड़ा है तो वो ज़्यादा फेस करती है चैलेंजेस। आप शायद लकी थी कि आपके पास रामदास जी थे और सपोर्ट मुझे में। ऐसा लगता है कि मेरे तक वो नहीं आया होगा, क्योंकि खुद मेरे पति जो मिनिस्टर है, राइट, सामाजिक न्याय विभाग के हैं, तो उन्होंने फेस किया होगा, लेकिन मेरे तक अभी तक अब नहीं तक नहीं आ रही। तो
मतलब आने वाले समय में कुछ ऐसे आपके प्लान्स हैं जो आप महिलाओं को लेके और कुछ करना का प्लान चल रहा है कि ये हमें लाना है, ये चीज़ होनी चाहिए? आपका जो ग्रुप है, जो टीम है, जो काम कर रही है, क्या आगे हाँ, के प्लान्स हैं? आगे तो अभी 2026 में अभी हमारा जो महिला गुट है, और ज़्यादा हम बहुत साल से हमारे पार्टी में जो महिला का अलग से काम करने वाला जो मोर्चा था, उसमें प्रेसिडेंट नहीं थी, लेकिन अभी बनाई गई है। तो ऑल इंडिया लेवल पर निश्चित रूप पर हम लोग काम कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने प्लान बना रहे हैं, चाटले साहब तक अभी पहुंच रहे हैं, उसका प्लान बताएंगे। और निश्चित रूप में महिलाओं तक जो जहाँ पर तुरंत उनको आवश्यकता लगती है, अत्याचार होता है, तो उनके पास पहुंच जाने का हम लोग एक हेल्पलाइन बनाने वाले हैं, और अलग से कुछ ज़्यादा काम करने की कोशिश करने वाले हैं। तो निश्चित रूप में अगले अगले इंटरव्यू में मुझे बुलाएंगे तो मैं बताऊंगी आप क्या करने वाले हैं। तो पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग लगती है किसी भी चीज़ को करने के लिए, हाँ, टीम, पूरा समय समय लगता है। और पूरा अपने आप को बिज़ी रखना पड़ता है। हाँ। जाते-जाते मुझे लगता है कि प्रीति आप हाँ, पूछिए। मैं जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन करूंगी। रामदास सर जैसे कविताएं बनाते हैं, वैसे आप कुछ बनाते कविता वगैरह आपको भी? कुछ ऐसी मैंने जो हाँ, कुछ कभी बनाया नहीं है, लेकिन जो याद हो। जो दिल के करीब हो, आपको हाँ, लगता है कि ये एक नहीं नहीं, संदेश मुझे जाएगा। तो ये लगता है अभी जो अ, हर एक दिन रहता है महिलाओं के लिए शुभ दिन, संघर्ष करके जो उसी दिन 8 मार्च को लाया है, जो महिलाओं का दिन, तो हम लोग जो मनाते हैं वो महिलाओं का दिन, वही है हमारा शुभ दिन। हर एक दिन है शुभ दिन, हर एक है दिन शुभ दिन। क्या बात है, तालियां बजा दीजिए तालियां। इनको। तो ये थी सीमा अठावले जी। वाकई में मतलब अगर हम बात करें कि अगर लाइफ में कितने भी चैलेंजेस हो, संघर्ष रहा हो, क्योंकि एक अंतर जातीय विवाह करना और उसके बाद उस चीज़ पे उसको अपना ढाल बना लेना, सपोर्ट में खड़े रहना, ये वाकई एक इंस्पिरेशन है। और जितने भी लोग आगे अंतर्जातीय विवाह के बारे में सोचेंगे वो एक इंस्पिरेशन लेके बिल्कुल जो है कर सकते हैं, क्योंकि जब ऐसे समाज में हमारे पास सामने इंस्पिरेशंस खड़े रहते हैं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और महिलाओं के लिए बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और मैं उन सभी महिलाओं को जो है ये संदेश देना चाहूँगी कि ऐसी महिलाओं के पेजेस को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, उनके आने वाले प्लान्स को जानें, ताकि जितने भी नंबर्स हैं वो आपको याद रहे किसी भी वक्त, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम किसी भी स्टेट में हों, भारत के या भारत से बाहर की तो मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर जो लॉ है उसमें जितने महिलाओं के लिए सेफ्टी रूल्स हैं वो हमें बीइंग अ औरत पता होने ज़रूरी है। और ऐसी महिलाओं के जितने भी पेजेस हैं जो भी सोशल मीडिया पे है उसको भी फॉलो करना ज़रूरी, ताकि आप आने वाले प्लान्स को आपको पता चल सके। तो हमें सीमा जी ने बहुत इंस्पायर किया है, और मैं वाकई दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ, आप यहाँ पर आए और आपने हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, उन सभी महिलाओं को इंस्पायर किया। तो बस यही है कि आप देखिए अपना आवाज़ इंडिया का अगला एपिसोड। हम मिलेंगे एक और ऐसी ही शख्सियत के साथ जो महिलाओं को इंस्पायर करेगी, उनके लिए इंस्पिरेशन बनेगी। आप देखते रहिए आवाज़ आवाज इंडिया। इंडिया।